अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो आप वेट करते हैं कुछ लोग हमें ज्वाइन कर लें, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। मैं चीज़ें चेक कर लूँ कि किस किस के क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सेशन शुरू करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लें कि जी आपकी आवाज़ आ रही है और कहाँ कहाँ से आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी बता देंगे। तो जो है फिर हम सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है इवन लाइव चैट में, लाइव टॉक में, तो आई वेलकम हिम। मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास रिक्वेस्ट की ऑप्शन आती है नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आप रिक्वेस्ट की ऑप्शन करेंगे तो मैं यहाँ से आपको परमिट कर दूँगा। तो ये बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों के आए हुए होते हैं पूरे वीक में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड के ऊपर ऑनलाइन आ जाएं। ऑनलाइन आने से, क्वेश्चन आंसर करने से ये फ़ायदा होता है कि आपके अलावा बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाता है। अभी किसी ने मुझे कोई टेक्स्ट मैसेज भी भेजा कि आप मुझे गाइड करें यूएसए के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं। तो रिगार्डिंग एप्लीकेशन प्रोसीजर तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ होता है कि किस तरह अप्लाई करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप अभी मैं लाइव आने लगा हूँ, तो यही क्वेश्चन आप जो है मुझसे दोबारा पूछिएगा या मैं जो है आपके क्वेश्चन को आंसर भी कर दूंगा। वो प्यारे भाई फरमाने लगे कि आप जो हैं मुझे यहीं पे बताएं, आप ऑनलाइन में नहीं बताएं, तो यहीं पे बता दें। तो अब मैं ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर बताऊंगा कि यूएसए के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 7 लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, थोड़ी देर में ज़्यादा हो जाएंगे। वीडियोस लोग शेयर करेंगे, या आप लोग जो सुन रहे हैं, अगर ये वीडियोस आप लोग शेयर करेंगे मेरी लाइव चैट, तो कितने लोगों तक चली जाएगी। तो एक चीज़ होती है इज्तिमाइयत, क्योंकि हम लोग चूँकि मुसलमान हैं, हमारा ईमान, हमारी उम्मत इज्तिमाई उम्मत है, तो हम सबका फ़ायदा देखना चाहिए बजाय इसके कि हमें कोई पर्सनल जो है बेनिफिट किसी से लेना चाहिए। तो बिल्कुल आज हम बात करते हैं यूएसए में के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे। यूएसए के लिए अप्लाई करने का, देखिए मैंने आपको पिछले जितने भी लाइव सेशंस हैं वो सब में ही बताता चला हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जितने भी हैं वहाँ पे स्कॉलरशिप ढूंढना, डिग आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है बैचलर्स के लिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर बैचलर्स के लिए पूछ रहे होते हैं। रिगार्डिंग मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलरशिप मिल जाती हैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में। तो आप ये करना होता है कि बैचलर्स के लिए डिग आउट करना मुश्किल होता है। फिर लोग जो हैं क्या करते हैं कि वहाँ पे सेल्फ फंडेड कोर्सेज़ के ऊपर जाते हैं। तो यूएसए में आपने जाना है, तो यूएसए के लिए अगर आपने सेल्फ फंडेड कोर्स के ऊपर जाना है तो आपने जो सिंपल किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। वहाँ का आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है कि हम यूएसए की इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं हैं। तो जब आप उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद आपको वहाँ पे चीज़ें पता चल जाएंगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर दूसरा, आपको डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है वो वहाँ पे उन्होंने मेंशन की होती है कि आपको टॉफल चाहिए तो टॉफल आपने देना होगा, ठीक है। आइल्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें कंपेरेबिलिटी में एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग सर्टिफिकेट जो होगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से मिलता है, वो आपका वहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, यूएसए में बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी भी वेव ऑफ कर देते हैं। आपकी एप्लीकेशन फ़ी थोड़ी सी होती है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट होगी, हो सकते हैं $100 होगी, $50 होगी, या कुछ भी हो सकती है, रैंडम मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। तो जब वो भी वेव ऑफ कर लेते हैं जब आप यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो जब वो वेव ऑफ कर देते हैं, आप अप्लाई कर लेते हैं,
तो फिर जब आपकी सिलेक्शन होती है तो सिलेक्शन के बाद जो है फिर आपका अगला प्रोसेस जो है वो उनकी फ़ी पेमेंट का होता है। आपने फ़ी पेमेंट करनी होती है, उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिलता है। एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपने एम्बेसी में अप्लाई करना होता है। जो भी आपका वो वीज़ा टाइप आपकी आ जाएगी उसको आपने देख के अप्लाई करना है। तो फिर जाके ये सारा प्रोसीजर जो है आपका यूएसए के लिए कंप्लीट होता है। रिगार्डिंग मास्टर्स, रिगार्डिंग पीएचडी, द प्रोसीजर इज सेम विच आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन ऑल माई वीडियोज़। मैं बता चुका हूँ बार बार कि आपको प्रोफेसर को अप्रोच करना पड़ेगा। यूएसए में इटली की तरह आपको ओपन पोजीशन नहीं मिलती कि आपने के पास कोई ओपन पोजीशन आई और आपने जंप करके अप्लाई कर दिया और आप जो है उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। इस तरह यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर आपको ज़्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशंस आती हैं, वो डायरेक्टली आपने प्रोफेसर को अप्लाई करना होता है और प्रोफेसर को ही जो है अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। वहाँ से आपने एक्सेप्टेंस लेनी होती है। वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो फिर आपको जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है मास्टर्स में या पीएचडी में। ऐसे नहीं होगा कि जनरल पोजीशंस आई और जो भी उसमें अप्लाई करेगा उसमें, ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को समझ लें, बेसिक डिफरेंसेस को समझाएंगे ना तो फिर हमारे लिए प्रोसेस करना आसान होता है। तो मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। मेरे पास कुछ और भी आए हुए थे। जी कराची से सुन रहे हैं हसीब भाई, बाकी भी बता दें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। हंगरी स्कॉलरशिप्स के लिए स्पाउस वीज़ा अलाउ करते हैं। देखिए स्पाउस वीज़ा जिस मुल्क में भी आप जाते हैं ना तो वो स्पाउस वीज़ा के लिए आपसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स हैं कि नहीं है, कि आपके पास इतनी इनकम है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो हर कंट्री की डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं इटली की अगर बात कर रहा हूँ तो इटली में जो है कम से कम वो आपसे माहाना जो है, अगर आपके पास स्पाउस है और एक आपके पास किड भी है, तो वो कम से कम आपसे 1000 से 1100 के दरमियान जो है वो रेंज आती है कि अगर आपकी मंथली इनकम स्कॉलरशिप से जनरेट कर रहे हैं या आपके पास हैं इतने रिसोर्सेज तो फिर आप बुला सकते हैं। तो हंगरी के लिए देखना पड़ेगा कि उनकी कितनी मंथली इनकम होगी या कितनी अमाउंट उनको चाहिए होती है, तो वो आप उसको देखें। तो स्पाउस वीज़ा बिल्कुल अलाउ करते हैं। सारी कंट्रीज दुनिया में आपको स्पाउस साथ ले जाने के लिए राज़ी हैं, कोई भी आपको नहीं रोकेगा सिवाय इस एक चीज़ के कि आपके पास अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इतने रिसोर्सेज हैं या नहीं है। अब ये कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करता है, तो इसलिए जो है आपने स्पाउस वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपको कितने फंड्स की ज़रूरत होती है। इटली के अंदर घर की भी ज़रूरत होती है कि आपको इतना स्पेसिफिक उसकी डायमेंशंस का घर चाहिए, तो आप वहाँ पे जाके जो है तब अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एहसान मुस्तफ़ा पूछ रहे हैं, ब्रो मैंने सुना है कि यूरोप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आसानी से स्टूडेंट वीज़ाज़ नहीं दे रहा, इज़ इट ट्रू और नॉट? देखिए वीज़ाज़ पूरी दुनिया में जो है मिलना मुश्किल होते हैं और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ लेना मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही वीज़ा जो है मुश्किल से देते हैं। जो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है ना मुश्किल का, वो ये है कि उस दिन मैं किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था और उसने मुझे हदीस का एक मफहूम थोड़ा सा सुनाया कि अल्लाह पाक को वो कोशिशें पसंद नहीं हैं जो प्रॉपर कोशिश हम नहीं कर रहे होते किसी चीज़ के लिए। तो जब हम अपनी प्रॉपर कोशिश करेंगे अल्लाह पाक को वो पसंद है। और बेस्ट एफर्ट जब हम किसी के लिए अप्लाई करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं कि हम बस रैंडमली अप्लाई करते हैं कि होगी तो होगी, नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है। तो जब हम जो है अपनी बेस्ट एफर्ट्स फुल एफर्ट के साथ अप्लाई करते हैं तो फिर हमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, या दुनिया का जो भी काम हम करते हैं ना तो हमें वो काम हमारा हो रहा होता है। तो आपका ये क्वेश्चन कि वीज़ा नहीं मिलता, कि मैं भी स्कॉलरशिप के उसी वीज़े पर आया हूँ जो सबको मिलता है। इसी तरह इस साल कमोबेश 120 प्लस पाकिस्तानियों को अभी तक स्कॉलरशिप इटली में मिल चुकी है और कुछ को वीज़ा भी मिला है, कुछ का अपॉइंटमेंट का है। थोड़ा डिले होता है ज़रूर, क्योंकि अब आप देखें कि एम्बेसी जो है उसने बहुत से काम करने होते हैं। सिर्फ जो है एक वीज़ाज़ के ही ब्रांच तो नहीं है, उनके पास और भी अपने मुल्क की सारी चीज़ें संभालनी होती हैं उस कंट्री के अंदर, तो वो टाइम लग जाता है थोड़ा सा। लेकिन एम्बेसीज़ को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने प्रोसेस को जल्दी से करें, रैपिड करें, लेकिन बहरहाल वीज़ा मिल जाता है। अगर आपका केस स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा इंशाल्लाह। केसर अब्बास पूछ रहे हैं, सर आप फिनलैंड में मास्टर्स इन दे के स्टडी करने को कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं आपको पर्सनल सजेशन ये दूं कि अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मास्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है। हम देखिए, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप वो भी देखिएगा कि ट्रक की बत्ती के पीछे हम लग जाते हैं, तो आप उसको देखिएगा। लेकिन ये है कि आप किसी एक कंट्री को ज़रूर चूज़ करें, लेकिन आप साथ अपने लिए और कंट्रीज़ में भी अप्लाई करना शुरू करें। तो उससे आपको ये होगा ना कि जब आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है आप जा सकते हैं। तो अगर आप फिनलैंड को ही सिर्फ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बना देंगे, तो हो सकता है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने में टाइम लग जाए आपको। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप जो है स्कॉलरशिप पे जाएं, पैसे दे के ना जाएं। पैसे देना तो फिर वो इसलिए बाज़ लोग दे रहे होते हैं क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। इन एनी केस कि हमने 10,000 यूरोज लगा दिए, $20,000 लगा दिए जस्ट टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान। मैं ऐसा हरगिज सजेस्ट नहीं करता। मेहनत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप पे जाएं, आपकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होगी, आप सीखेंगे भी ज़्यादा और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। बाकी आप अगर यही केस है कि जाना ही है, तो फिर तो कहीं पे भी आप जाएं जहाँ पे आपको सूटेबल प्लेस मिलती है। और फिनलैंड बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा कंट्री है, आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जाएं बिल्कुल, अगर आपने इस तरह जाना ही है तो। फिर कहते हैं कि जी आई एम फ्रॉम फ्रॉम फैसलाबाद। ओके, हसीब शहजाद कह रहे हैं कनाडा स्किल्ड वीज़ा के लिए यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट काफ़ी होता है या आइल्स मस्ट है अप्लाई करने के लिए? देखें, आइल्स ज़रूरी होता है अक्सर जगहों पे, बाज़ जगहों पे नहीं भी है, लेकिन वो जो कंपनीज आपको हायर करती हैं बाज़ औक़ात वो मांग लेती हैं। अगर वो नहीं मांगती तो एम्बेसी वाले आपको जो है कभी आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं इसमें 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो एक होता है ऑब्लिगेटरी, एक होता है रिकमेंडेड। जो रिकमेंडेड यही है कि आइल्स आपके पास होना चाहिए। आप बिल्कुल आइल्स जनरल कर लें अगर आप स्किल्ड वीज़ा के ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो स्किल्ड वीज़ा के लिए आपको आइल्स होगा ना जब आपके पास, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस। खैर, वो जो आपको जॉब ऑफर करते हैं तो वो LMIA नंबर के साथ जॉब इशू करते हैं, जो उन्होंने बाहर से किसी को हायर करना होता है। उसे कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट नंबर। जो होता है वो ये होता है कि हमारी जो कनाडा के अंदर से ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए हम बाहर से एक बंदा हायर कर रहे हैं। तो जब ये लेटर आपके लिए इशू होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको वीज़ा मिलता है। फिर उसमें जो है बाज़ औक़ात आइल्स की कंडीशन जो है वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन अगर आपने PR के लिए अप्लाई करना है, पाकिस्तान से बैठ के इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आपको आइल्स की ज़रूरत होती है। उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आइल्स जनरल की ज़रूरत होती है, एकेडमिक की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक और क्वेश्चन आया है मोहम्मद उमर अमीन मुगल। आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन रिसर्च प्लान। आई हैव BS मैथमेटिक्स बट नाउ मोस्टली फॉर MS यूनिवर्सिटी डिमांड रिसर्च प्लान। प्लीज़ गाइड मी स्पेशली हाउ टू चेंज मेथडोलॉजी। देखें, आप सबसे पहले बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आप अपनी गोल्स सेट कर लें कि आपने मास्टर्स में करना क्या है। आपने जब आपका ये डेस्टिनेशन आपको पता चल जाएगी कि मैंने जाना किधर है, फिर आपके लिए रास्ता आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी फील्ड के, जिस फील्ड पे आप काम करना चाह रहे हैं ना, उस फील्ड के कुछ रिसर्च पेपर्स जो एडवांस्ड हों, जो मतलब अभी रिसेंटली पब्लिश हुए हों, उनको जब आप पढ़ना शुरू करेंगे उन रिसर्च पेपर्स को, तो आपको जो है वहाँ पे रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और फिर मेथडोलॉजीज़ को आपने देखना शुरू करना है, फिर एनालाइज करना शुरू करेंगे कि ये गैप आइडेंटिफाई हो गया है मेरे पास, अब इस गैप आइडेंटिफाइड गैप को मैं किस तरह अचीव कर सकता हूँ या इसके ऊपर मैं किस तरह काम कर सकता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा और आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको हर मेथडोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स पता लग जाएंगे कि ये मेथडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो इसकी कौन सी ऐसी वजूहत हैं जो दूसरी मेथडोलॉजी के अंदर नहीं है। तो जब आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको ये चीज़ें रिफाइन होना शुरू हो जाती हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। हाउ टू चेंज मेथडोलॉजी में मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि आपकी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है कि किस तरह चेंज की जाए। उसके लिए मैं आपको जो बेस्ट सोल्यूशन जो है वो यही है
कि आपने थोड़ा सा पढ़ना है उस मेथडोलॉजी के ऊपर। रिसर्च पेपर्स आप देखें कि ये मेथडोलॉजी यूज़ करते हुए ये रिसर्च गैप जो लोगों ने उस पे ऊपर काम किया हुआ था वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। किसी से कहीं पे रिजल्ट्स जो हैं ओवर एस्टिमेटेड आते हैं, कहीं पे अंडर एस्टिमेटेड रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर आपके पास एक जनरल जो है आपको ओवरव्यू डिज़ाइन हो जाता है आपके माइंड में, तो फिर आप उसको फॉलो करते हैं। तो फिर आप जब अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं तो फिर आपके लिए उसके रिजल्ट्स तक पहुंचना आसान हो जाता है। जी केसर अब्बास पूछ रहे हैं, सर अगर पार्शियल स्कॉलरशिप लाइक 30% या 70% या फिर 50% लग जाए तो क्या रिमेनिंग फीस सबमिट करवा के प्रोसेस रन आउट कर लें या फिर फुली फंडेड का वेट करें? देखें, अगर तो आपको पार्शियल मिल रही है और आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, वेट नहीं करना चाहते, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फिर आप चले जाएं। ठीक है, अगर आपको 50% मिल रही है या 70% मिल रही है तो उसमें आपके पास ये है कि 20 आवर्स जॉब करने की आपके पास है, तो फिर आपको जॉब करनी पड़ेगी। आप जॉब करें और अपने रिसोर्सेज को मीट करते जाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप वहाँ पे जॉब, क्योंकि टाइम जो है ये भी देखना होता है। मैं प्रेफरेंस यही है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जाएं, लेकिन अगर आपको 30% पे करनी पड़ रही है तो आप 30% के लिए जो है फिर जॉब भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे जॉब करें जाके, वह आप और कोई ऑप्शन नहीं है फिर आपके पास। या तो फिर एक आध साल और वेट करें, अप्लाई करते रहें, ये दूसरा ऑप्शन होगी। या वहाँ पे जाकर हो सकता है आपको इस पे चले जाते हैं इनिशियल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, वहाँ पे आपको टीएशिप मिल जाती है या कुछ और इस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर छोटी सी जॉब आपको ऑफर हो जाती है आपकी डिपार्टमेंट में, तो उससे आपका जो है फीस बाज़ औक़ात कवर हो जाती है। लेकिन ये हर सिचुएशन, हर कंट्री में चीज़ें डिफरेंट होंगी। कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये इस तरह होगा तो वो सारे कंट्रीज़ के लिए अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होता। जी केसर साहब फिर से पूछ रहे हैं, सर बैचलर्स के फ़ौरन बाद मास्टर की स्कॉलरशिप के लिए फ़ौरन अप्लाई स्टार्ट करें या फिर एक्सपीरियंस लेके करें? देखें, दोनों चीज़ें आप साथ अप्लाई करना शुरू करें। जब तक आपको नहीं मिलती आप साथ जॉब करते रहें। जैसे जॉब आपको मिल जाएगी, जॉब पे भी टाइम लगेगा, बेहतर तो ये है कि आप 8 सेमेस्टर से ही अपनी चीज़ें जो हैं, अपने प्लान्स को, गोल्स को जो है रिफ़ाइन कर लें कि मैंने आगे मास्टर्स भी करना है, जॉब भी करनी है, तो आप दोनों पे काम करना शुरू कर दें। आप जॉब की सर्च भी करें, जॉब मिल जाती है, जॉब पे स्विच करें और जॉब पे रहते हुए साथ साथ स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते रहें। और जैसे ही आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है आप फ़ौरन से बेशक अपनी जॉब छोड़ के चले भी जाएं। और कुछ लोग जो हैं हमारे मुल्क में वो सरकारी नौकरी के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं हमने सिर्फ सरकारी नौकरी ही लेनी है। तो सरकारी नौकरी बहुत अच्छी होती है, उसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो कि सिस्टम और एनवायरनमेंट हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर बनता जा रहा है, क्योंकि हम लोग बाज़ लोग इसलिए सरकारी नौकरी के पीछे पड़े होते हैं कि हमें वहाँ पे काम नहीं करना पड़ता। ये सबसे बड़ा अलमिया जो है हमारे जो जनरेशन चल रही है उसके अंदर ये है कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पेंशन होती है, वहाँ पे आपको सबसे आखिर में जो सबसे बड़ी बात हम करते हैं कि और सबसे अच्छी बात यह है कि काम कुछ नहीं है। तो मैं हरगिज़ इसको ये नहीं कहता कि जॉब ना करें, लेकिन जब आप सरकारी जॉब पे जाते हैं तो आपको चाहिए कि अपने हकूक़ अदा करें। अल्लाह आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपने लोगों के जो है जवाब दे तो है, आप किसी न किसी चीज़ के ऊपर आपको बिठाया जा रहा है, कहीं ऑफिसर लग रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई करे ना करे, मैंने करनी है। तो ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर नहीं पैदा हो रही कि हम जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे, कि हम बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आ नहीं रहा कि हम किसी चीज़ को ओन नहीं करते। अब जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर चले जाएं, वहाँ पे कोई बंदा अपनी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ओन करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। ये फ़लाने का काम है, उसने करना है, तो ये एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। जी इटली में एमएस के लिए आईलेट्स मस्ट है या ऑप्शनल? देखें, यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती हैं आपके प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर। इस पर डिटेल वीडियो आप मेरी देखें, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। तो आपका जब अप्लाई करना है आपने वीज़ा, तो 1000 बंदे ने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है तो उन्होंने 300-400 बंदों को देना है, 500 बंदों को देना है, या चलें कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है, लेकिन वो ये देखेंगे कि आपको इंग्लिश आती भी है या नहीं आती। वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू में, तो जब आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे तो आपकी इंग्लिश अगर प्रोफिशेंसी के ऊपर ही आपने अप्लाई किया है, लोगों को मिला भी है वीज़ा, तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी ना, तो फिर आपको
वीज़ा नहीं मिलेगा। बाज़ औक़ात इंटरव्यू के लिए बुलाते ही नहीं है क्योंकि उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो फिर वो ऐसे देख लेते हैं कि इसके पास आइल्स है तो हम इसको वीज़ा दे देते हैं, बाकी प्रोफाइल अच्छी है तो ज़ाहिर है ये भी ठीक होगा। तो ये काम फिर इस तरह लोग उनका चल रहा होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एम्बेसी इसको मैंडेटरी के नज़दीक तरीन तक पहुंच गया है ये चीज़ कि आपके लिए ये मैंडेटरी है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आइल्स कर लें। जितना हम सोचने में वक्त गुजारेंगे कि इस साल भी नहीं किया, नहीं मिली, अगले साल, तो बेहतर ही होगा कि 2-3 महीने लगा के आइल्स के ऊपर थोड़ा काम करें। और थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, 2-3 महीने के अंदर आइल्स आपका क्लियर हो जाएगा, फिर यू आर फ्री टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको हर जगह से जो है ऑफर्स भी आ सकती हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। सर टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ लाइक ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड में फिर यूएसए की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप वगैरह आती हैं या नहीं, एंड अगर आती हैं तो हम उनको कैसे अवेल किया जाए? देखें, ये वही क्वेश्चन है, आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए, तो आपको स्कॉलरशिप्स तो होंगी, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स आएंगे या प्रोफेसर से पूछना पड़ेगा कि उसके पास फंडिंग है या नहीं है। और कुछ प्रोफेसर्स, ख़ास तौर पे लास्ट टाइम आइसलैंड की हमने बात की थी लास्ट सेशन में डॉक्टर आतिफ के साथ, तो आइसलैंड में अगर किसी के पास फंडिंग होती है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के पेज के ऊपर पोस्ट कर देते हैं। अगर फंडिंग नहीं है तो फिर वो पोस्ट नहीं करते, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पोस्ट करें, या उन्होंने पोस्ट की थी, कोई बंदा नहीं मिला, फिर भी आप अप्रोच कर सकते हैं प्रोफेसर्स को फ्यूचर के लिए। हो सकता है उनके प्रोजेक्ट्स कुछ उन्होंने अप्लाई किए होते हैं, अप्रूवल के करीब होते हैं, तो फिर भी उनको जो है बंदे चाहिए होते हैं। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाएँ, जब उनकी एडमिशन्स ओपन होते हैं, प्रोफेसर्स की एक्सेप्टेंस आपके पास होगी तो आपको वर्ल्ड टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह आपको मिल सकती है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, एज़ कम्पेयर टू जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अपना जैसे आप स्केल अप कर रहे हैं ना, तो उस तरह मेहनत का स्केल भी अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वहाँ पे ज़ाहिर है पूरी दुनिया से हर कोई चाहता है कि ऑक्सफोर्ड में जाएं, हर कोई चाहता है कि हार्वर्ड में जाना है, स्टैनफोर्ड में जाना है। तो जब हर कोई जा रहा है तो वहाँ पे फिर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपके ग्रेड्स अच्छे हों, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और आपके जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक्सचेंज प्रोग्राम्स बाज़ औक़ात आते हैं, आप एक्सचेंज प्रोग्राम पे भी जा सकते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। जिस तरह मैं इटली से कनाडा आ गया हूँ एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर, हो सकता है थोड़े दिनों बाद आप मुझे किसी और जगह पे देखेंगे इंशाल्लाह, तो आपके लिए जो है एक्सचेंज प्रोग्राम की ऑप्शंस मिलती हैं। और ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इनका एरास्मस प्रोग्राम होता है, या जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके प्रोग्राम जो भी मास्टर्स के आ रहे होते हैं, तो वो बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। और एरास्मस के प्रोग्राम कल भी जुनैद भाई ने गालिबन शेयर किया हुआ था उधर पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग में, तो 4 सेमेस्टर्स इन 4 डिफरेंट कंट्रीज़। तो आपको ये जो 4 सेमेस्टर्स इन 4 डिफरेंट कंट्रीज़ की ऑप्शन आती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। उससे आपने 4 यूनिवर्सिटीज़ के एनवायरनमेंट देखने हैं, 4 मुल्कों में जाएंगे, 4 डिफरेंट कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, 4 डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आपके कनेक्शंस बनेंगे, नेटवर्किंग होगी, तो इससे कितना बड़ा बेनिफिट होगा। ये ऑप्शन पूरी दुनिया की किसी मुल्क में नहीं पाई जाती, सिवाय यूरोपियन जो जोन है, शेंजन कंट्रीज है, वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है। इसके अलावा ना यूएस, ना कनाडा, ना अमेरिका, ना यूके, ना ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ऑप्शंस मिलती हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। इसके अलावा ये कहीं पे नहीं होती कि आपने जाना है। और यहाँ पे भी आपको इवन पीएचडी के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी मुश्किल से इजाज़त देती हैं कि आपने 6 महीने किसी और यूनिवर्सिटी में गुजारने हैं। हालांकि इटली के अंदर जो है ये मैंडेटरी है, बाज़ केसेस में 90% जो आपके पीएचडी प्रोग्राम्स है उसमें ये मैंडेटरी होता है, कुछ में नहीं है कि आपने 6 मंथ्स लाजमी आपने जाना है। और बाहर जब आप जाएंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, दूसरे लोगों से जब आप मिलते हैं तो फिर जो है आपको आपका दिमाग जो है वो ओपन होता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आपकी थिंकिंग ब्रॉड होती है। जैसे मैं लास्ट वीक, इसी वीक जो है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े
पाकिस्तानी कैनेडियन प्रोफेसर हैं डॉक्टर नवीद सैयद, और दुनिया के टॉप के साइंटिस्ट में उनका नाम शुमार होता है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। 2 घंटे की हमारी मीटिंग हुई, और मैं वो मीटिंग जो है अपने अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता कि कितनी ज़बरदस्त शख्सियत के साथ मेरी मुलाकात हुई, जो दीन और दुनिया का इल्म जो है अल्लाह पाक ने उनको दिया हुआ है। वो शायद अभी तक मैं जिन लोगों से मुलाकात हुई कहीं कि मुझे दोनों का मजमू इकट्ठा नहीं मिला। तो बहुत से पाकिस्तानी दुनिया में सर्व कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं। तो शर्त ये है कि मेहनत और लगन से आप जब काम करते हैं। जी सर, यूएसए में प्रोफेसर्स को अप्रोच करना पड़ता है मास्टर्स में स्कॉलरशिप फंडिंग के लिए, और या फिर देखिए मैंने यही क्वेश्चन अभी पहले भी आंसर किया, करना पड़ता है आपको। बहुत कम वैसे ओपन होते हैं मास्टर प्रोग्राम्स कोर्स बेस्ड, तो कोर्स बेस्ड मास्टर प्रोग्राम में स्कॉलरशिप्स नहीं होती, बहुत कम होती हैं, क्योंकि वो 1 साल का कोर्स होता है अक्सर वो वाला मास्टर। कुछ में 1 साल से ज़्यादा भी है, लेकिन सॉरी, तो 1 साल से ज़्यादा भी होता है, तो उसमें आपको मास्टर्स की स्कॉलरशिप बहुत कम मिलती है। यहाँ पे आने के बाद आपके पहले सेमेस्टर में ग्रेड्स अच्छे आते हैं तो कुछ स्पॉन्सरशिप्स आपको मिल जाती हैं, कुछ कंपनीज आपको बाज़ का स्पॉन्सर कर लेती हैं, वो एक अलग से बात है। लेकिन कोर्स बेस के लिए बहुत कम केसेस में आपको पाकिस्तान से स्कॉलरशिप, फंडेड स्कॉलरशिप पे आने का मौका मिले, ऐसा पॉसिबल बहुत कम जगहों पे देखा गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम है। ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स आपके पास रिसर्च बेस प्रोग्राम्स में मिलती है। तो मास्टर्स जितना आपका रिसर्च बेस होगा तो आपके पास स्कॉलरशिप के चांसेस हैं। और रिसर्च कौन करते हैं? प्रोफेसर्स करेंगे, जाहिर सी बात है। और जब प्रोफेसर से आपने कांटेक्ट करना है तो वही आपको बताएगा कि उसके पास कोई प्रोजेक्ट है। बाज़ औक़ात उनको प्रोजेक्ट में बंदे वैसे चाहिए होते हैं ना, तो वो आपको बुला लेते हैं, या उनको चले प्रोजेक्ट नहीं है तो उनको अपनी चीज़ें हैंडल करने के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए वो यूनिवर्सिटी से आपको ग्रांट लेके दे दें। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपके प्रोफेसर से कनेक्शन के ऊपर, कि आपको वहाँ पे कितना एकोमोडेट कर सकते हैं। कुछ में वो आपकी फ़ी पे कर लेते हैं और बाकी कहते हैं कि स्टाइपेंड जो है हम नहीं दे सकते, तो ये एक डिफरेंट स्टोरी बन जाती है। पार्शियल स्कॉलरशिप पे बात चली जाती है। अगर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो तो लोग फिर भी अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा जो है उनको वहाँ पे पहुँचने के बाद कोई और जो है काम करना पड़ जाता है। और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के बाद, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह टीएशिप हो जाती है, या प्रोफेसर्स आपको कोई टास्क असाइन करते हैं, फिर उसकी आपको पेमेंट मिल रही होती है। ये ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की। यहाँ पे जब आपको प्रोफेसर टास्क असाइन करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तो उसकी पेमेंट आपको यूनिवर्सिटी करती है, और उसके वर्किंग आवर्स फिर काउंट नहीं होते कि आपने ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में हूँ, तो यहाँ पे मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। यूएसए के अंदर भी मोर और लेस चीज़ें इसी तरह होंगी। तो वहाँ पे टीएशिप मिल जाती है, या कोई और इस तरह के टास्क उनको मिल जाते हैं, तो फिर वो कवर हो जाती है। अगर आपकी फ़ी भी पे हो जाती है तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ को देख लें कि आपकी लाइफ गोल्स क्या हैं, आप मैनेज करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी मेहनत करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और भी क्वेश्चन है तो पूछेंगे, नहीं तो मैं देख लूँ अपना इनबॉक्स, और फिर जो है हम आज का सेशन एंड करेंगे। सॉरी। तो यूएसए के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी होपफुली। जिन्होंने मुझे सुबह सुबह मैसेज किया था उनसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देख लें। आपकी वजह से यूएसए के ऊपर काफ़ी बात हुई है और आपको फ़ायदा तो हुआ ही होगा, लेकिन आपकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो चुका है। तो इसलिए हम बहैसियत मुसलमान और एक अच्छे शहरी होने की नीयत से हमें कलेक्टिव अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए कि अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इस टाइम 4000 के करीब मेरे फ्रेंड्स हैं, और इसी तरह 2000 से ज़्यादा जो है फॉलोअर्स हैं। और मिसाल है, हर कोई मुझे डेली मैसेज कर रहा होता है कि सर मुझे ये गाइड कर लें। अब मैं हर की एक एक क्वेरी एक इनबॉक्स में जाके करूँगा तो आप ये सोचें कि फिर तो मेरा पूरा दिन इसी काम में गुजर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक कलेक्टिव वीडियो बना देता हूँ सारों के लिए, तो उससे सारों को फ़ायदा हो जाता है। तो फिर
उसमें कोई लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं आपने मुझे इनबॉक्स में नहीं बताया। तो इनबॉक्स में बाज़ औक़ात चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं मैनेज करना। सर आर्ट साइंसेज के लिए कौन सी कंट्रीज यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं अप्लाई करना है? देखें भाई, ये कौन सी वाली बात मैं आपको यही कहूँगा कि आप देखें कि आप जिस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी जो हैं वो टॉप पे जा रही हैं, तो आपने उनको ढूंढना पड़ेगा। आर्ट साइंसेज में आप कोलोराडो स्कूल्स ऑफ माइंस देख लें यूएसए के अंदर, वो आपको टॉप पे मिलेगी। ज़्यूरिख के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर देख लें। इस तरह और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं काम कर रही हैं। If one has already applied MS from Pakistan and then applies for another master degree on scholarship, so देखें, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिनके पास मास्टर्स है तो वो पीएचडी के लिए जाएं। दोबारा से 2 साल मास्टर्स के ऊपर लगाना, हाँ, इस नीयत से लगा रहे हैं कि आपने अपनी फील्ड थोड़ी सी चेंज करनी है या अपना नॉलेज उसी फील्ड में इम्प्रूव करना है, देन इट्स गुड। अदरवाइज़ बेहतर ये होता है कि आप जो है पीएचडी के लिए चले जाएं। इफेक्ट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आपको मास्टर्स में मिलती है तो अच्छी बात है, दोबारा से मिल भी जाएगी। लेकिन मैं पर्सनल, अगर मैं इस कंडीशन में हूँ कि मुझे दोबारा मास्टर्स करना पड़ जाए तो मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि फिर से 2 साल मुझे एक ही डिग्री के ऊपर, स्टेज जो है वही रहेगी, लेवल मेरा वही रहेगा, अप नहीं होऊंगा मैं। हाँ, ये है कि मेरा नॉलेज ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे तो वो भी थोड़ी इंप्रूव होंगी, लेकिन पीएचडी करेंगे तो उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। तो बेटर ये है कि अगर एक मास्टर्स आपके पास पाकिस्तान से, तो यू शुड गो फॉर पीएचडी, नॉट फॉर एनी अनदर मास्टर प्रोग्राम। So hopefully most of the questions are answered today. I will sign off now. Thank you very much for listening me. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.